गुड इवनिंग आप सभी को। आई होप मेरा आवाज आप तक गुड क्लियरली इवनिंग पहुंच सर। रहा होगा गुड इवनिंग। और स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी। प्लीज मुझे कंफर्मेशन दीजिए, इज द स्क्रीन विजिबल टू यस ऑल ऑफ सर। यू? थैंक यू। राइट, सो बिना देरी किए हम चलते हैं। आज जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, राइट। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें दो सब्जेक्ट का ऑनलाइन तरीके से एग्जाम देना है, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट और सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट है एडीएस का, चाहे वो ऑफलाइन पैटर्न हो या फिर ऑनलाइन पैटर्न हो, इसका नाम है लेजिस्लेशंस, ठीक है। तो वो लास्ट के लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, राइट। सो इसमें भी अगेन 6 यूनिट्स हैं। इस सब्जेक्ट कोड है 28127, राइट। तो 6 यूनिट है, तो उस यूनिट के नाम हम जान लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में हम जानने वाले हैं इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान, ईपीआर प्लान, ऑफ साइट प्लान, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान भी आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड यूनिट है सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, लोडिंग अनलोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल्स। उसके बाद थर्ड जो यूनिट है उसका नाम है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, पीएसएम जिसे कहा जाता है। उसके बाद फोर्थ यूनिट है सेफ्टी इन प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। फिफ्थ में हम फायर एंड एक्सप्लोजन और उसके सेफ्टी मेजर्स के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। सिक्स यूनिट में प्रेशर सिस्टम, हजार्ड्स एंड कंट्रोल प्रेशर सिस्टम के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, राइट। नाउ अभी जो फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान। इसमें हम कंटेंट देखेंगे टाइप ऑफ इमरजेंसीज, कौन से टाइप ऑफ इमरजेंसीज होती है। जनरली टू टाइप ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। या फिर उनको दो, कोई भी इमरजेंसी हो उसको दो क्लास में बांटा गया है, ऑन साइट इमरजेंसी एंड ऑफ साइट इमरजेंसी। उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बीसीपी करके एक प्लान रहता है, एक डॉक्यूमेंट रहता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट में हम कवर करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस किया जाता है एग्जाम के दौरान, ठीक है। मीनवाइल आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे वहां पर हम उसको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। नाउ जब मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ इस फील्ड से, तो जब मैं कोई भी स्टैंडर्ड्स बुक्स रेफर करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो मेरे नज़र में एक चीज आई कि सबसे ज्यादा जो भी सेफ्टी के ऊपर जो भी मटेरियल अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट ले लो या जो भी है, स्टडी मटेरियल बुक्स ले लो, तो सबसे ज्यादा जो बुक्स किसी टॉपिक पर अगर लिखे गए हैं तो वो है प्रोसेस सेफ्टी। सबसे ज्यादा और सबसे वास्ट जो डेटा अवेलेबल है, जो रेफर मैंने किया, वो प्रोसेस सेफ्टी पर ही मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सारे बुक्स है। अगर आप सिलेबस का ये पीडीएफ आप सभी के पास है, अगर इस सब्जेक्ट के नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक सजेस्टेड लर्निंग रिसोर्सेज करके एक सेक्शंस मिलता है, राइट। इसमें आपको बुक्स रेफर किए जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं कि आप ये पढ़ सकते हो, राइट। अब सबसे पहला जो बुक यहाँ पर या फिर लर्निंग रिसोर्सेस हमें बताया गया है, रिस्क बेस्ड प्रोसेस सेफ्टी बाय सेंटर फॉर केमिकल प्रोसेस सेफ्टी, सीसीपीएस। और ये किसने लिखा है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर। तो एआईसीएचसी के बहुत सारे पब्लिकेशंस जो होते हैं वो जनरली प्रोसेस सेफ्टी में रेफर किए जाते हैं, ठीक है। और पब्लिशर का नाम है जॉन वाइली एंड सन्स इनकॉर्पोरेट, सोमरसेट न्यू जर्सी यूएसए, ठीक है। तो इन्होंने एक ये बुक पब्लिश किया है और उसका ये बुक नंबर भी दिया जाता है, एक जनरली कॉमन रहता है यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड। उसके बाद लॉस प्रिवेंशन इन द प्रोसेस इंडस्ट्रीज वॉल्यूम 1 2 एंड 3, और ये अपडेट भी होते जाते हैं, ये भी याद रखना। तो अगर आप प्रेफर करते हो तो लेटेस्ट वाला ही प्रेफर करना। उसके बाद है एक्सीडेंट प्रिवेंशन मैनुअल वॉल्यूम 1 एंड 2। एक्सीडेंट प्रिवेंशन मैनुअल जो रहता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल, जैसे कि इंडिया का नेशनल सेफ्टी काउंसिल है, वैसे यूएस का भी अपना उनका नेशनल सेफ्टी काउंसिल है। तो वो हर साल या फिर वेन एवर नेसेसरी वो अपडेट करते जाते हैं एक्सीडेंट प्रिवेंशन मैनुअल। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है, ये बुक है। और ये बुक ऐसा नहीं है कि एक 100 या 200 पेजेस के, कुछ बुक तो 7,000 पेजेस के, 5,000 पेजेस के है, 6,000 पेजेस के भी हैं, ठीक है। और कुछ 100 पेजेस के भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक इतने बड़े हो गए। तो सोचो कि इतने सारा डेटा इसमें अवेलेबल है। अब कोई भी आप प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का बुक देखोगे बहुत ही वास्ट रहता है, बहुत ही डिटेल रहता है। तो वो भी आपने रेफर कर लिया तो भी यहाँ पर सफिशिएंट या फिर आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उससे भी मिल जाती है। तो इस तरीके के लर्निंग रिसोर्सेज यहाँ पर लगभग
18 बुक्स इन्होंने सजेस्ट किए हैं। कुछ इंडियन बुक्स भी है इसमें, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, A K गुप्ता जी ने लिखा है और ये पब्लिश किया है लक्ष्मी पब्लिकेशंस ने, न्यू दिल्ली। ठीक है। अच्छा, आपको कुछ यहाँ पर वेबसाइट भी रेफर की जाती है बोर्ड की तरफ से। देखो, AICHE.org, जो कि अमेरिका का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर जिसे कहा जाता है। CSB.gov, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है। तो मैंने जो भी देखा है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ कि प्रोसेस सेफ्टी पर सबसे ज्यादा यहाँ पर बुक्स अवेलेबल है, बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल है, और वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट है बुक में, रेफर करोगे तो। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, उससे पहले इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी टाइप की इमरजेंसी आ सकती है। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे आप बताना कि कौन कौन सी इमरजेंसी आ सकती है। मैं नंबर 1 इमरजेंसी देता हूँ, जैसे कि फायर इमरजेंसी, आग लग सकती है प्लांट में, तो वो एक टाइप की इमरजेंसी हो गई, राइट। अभी आप बताइए कि और कौन कौन सी इमरजेंसी आ सकती है आपके प्लांट या फिर किसी भी इंडस्ट्रीज में। सर गैस लीकेज के से भी इमरजेंसी आ सकती यस, है। करेक्ट करेक्ट। और कोई इमरजेंसी? चलो, गैस लीकेज हो गया, जो कि टॉक्सिक हो सकता है, फ्लेमेबल हो सकता है, कोई भी सर hazardous गैस हो सकता स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल है। यस यस, इलेक्ट्रिकल आर्क यहाँ पर डेवलप हो सकता है, शॉक लग सकता है, राइट, गुड। और और गुड, क्या क्या प्रशांत जी? स्ट्रक्चर कोलैप्स, वो भी हो कोई यस, लाइन प्रोसेस अर्थक्वेक, जा रहा है वो चौक हो गया तो भी इमरजेंसी आ सकती है। करेक्ट। अर्थक्वेक हो गया, फ्लडिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के सिचुएशन आ सकता है। एक्सप्लोजन हो सकता है, रिएक्टर या फिर आपका बॉयलर वगैरह, जो भी प्लांट प्रेशर में वेसल वो CHP होता ब्लास्ट हो है, सकता है। वो भी हाँ, अगर ब्लॉक हुआ तो भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कि लाइटनिंग हो गया, लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया, ठीक है। नेचुरल कैलामिटीज ले लिया, विजय जी ने क्या लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इमरजेंसी आ सकती है। नाउ अभी अभी आप समझ गए कि व्हाट आर द इमरजेंसीज। ठीक है। अब इमरजेंसीज हमने जान लिया कि क्या है। अब इमरजेंसी आने के बाद क्या होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। जनरली 3 टाइप के लॉसेस होते हैं। नंबर 1, लाइफ लॉस होता है, चाहे वो इंजरी के फॉर्म में हो या फिर डेथ के फॉर्म में हो, कैजुअलिटीज होती है बहुत सारी, नंबर 1। दूसरा होता है फाइनेंशियल या फिर प्रॉपर्टी लॉस, आप कह सकते हो। तो ह्यूमन लॉस हो गया, दूसरा हो गया प्रॉपर्टी लॉस, जिसमें फाइनेंशियल लॉस के प्लांट के एसेट्स वगैरह यहाँ पर डैमेज होते हैं, लॉस होते हैं, मशीनरीज हो गया, इक्विपमेंट हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, जो भी स्ट्रक्चर वगैरह उसका भी लॉस होता है। तो फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पर होते हैं बहुत सारे। नंबर 1 ह्यूमन लॉस, नंबर 2 प्रॉपर्टी लॉस या फिर फाइनेंशियल लॉस आप कह सकते हो। नंबर 3 एनवायरमेंटल लॉसेस भी होते हैं यहाँ से। बहुत ज्यादा लेवल पर एनवायरनमेंट डैमेज भी होता है, जैसे कि फायर से बहुत ज्यादा स्मोक डेवलप होता है, या कोई टॉक्सिक या फिर हजार्डस गैस से एनवायरनमेंट में रिलीज हो गए, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, डैमेज हो सकता है, या फिर उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर आ सकता है। तो 3 टाइप के यहाँ पर लॉसेस होते हैं, ह्यूमन लॉस, फाइनेंशियल लॉस और प्रॉपर्टी लॉस। थर्ड वन इज एनवायरमेंटल लॉस। ठीक है। हमने समझ लिया एनवायरमेंट इमरजेंसीज कौन कौन सी हो सकती है, क्या है इमरजेंसीज, उसके बाद उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, कौन से एरियाज पर यहाँ पर इम्पैक्ट होते हैं। नंबर 3, अब हम टाइप की बात करेंगे, राइट। टाइप में मुझे लगता है कि देयर आर प्राइमरली 2 टाइप ऑफ इमरजेंसीज। नंबर 1 इज मैन मेड इमरजेंसीज। नंबर 2, जैसे कि आप नेचुरल इमरजेंसीज या फिर नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज भी कह सकते हो। ठीक है। तो मैनमेड में जैसे क्योंकि एक इंसान की गलती की वजह से अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसे हम मैनमेड इमरजेंसी कहते हैं, जैसे कि फायर लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, राइट, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इंसान की गलती है। केमिकल स्पिलेज हो गया, गैस लीकेज हो गया। ठीक है। दूसरा है कि जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल इमरजेंसीज, अर्थक्वेक, लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है, साइक्लोन ले लीजिए आप। तो ये सब क्या है, फिर फ्लड ले लीजिए। तो ये सब नेचुरल कैलेमिटीज में आता है, राइट।
अब इमरजेंसीज में आप पेंडेमिक या फिर बायोलॉजिकल इमरजेंसीज भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि कोई वायरस का आउटबर्स्ट हो गया, जैसे कि कोविड हो गया, तो वो भी एक मैनमेड इमरजेंसीज में भी आता है, राइट। अब इस इमरजेंसीज में एक और जोड़ लीजिए, इसे वॉर भी कहते हैं, राइट। तो जैसे कि कुछ डिफेंस की इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर वॉर को भी जनरली ज्यादा कंसिडरेशन दिया जाता है, वॉर की सिचुएशन को भी इमरजेंसी ही माना जाता है। इट्स लाइक ए नेशनल लेवल इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका राइट्स हो गया, दंगे फसाद हो गए, ठीक है, तो वो भी इमरजेंसीज में आते हैं। अब टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इमर इमरजेंसी के हमने एग्जांपल्स देख लिए, कौन से एरियाज में इंपैक्ट करते वो देख लिए। अब इसके अगेंस्ट किसी भी इमरजेंसी आने से पहले हमें क्या होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई इमरजेंसी आती है तो उस पर हम रिस्पॉन्स दे सके सही से, ठीक है, ताकि कम से कम लॉसेस हो, चाहे वो ह्यूमन लॉस हो, चाहे प्रॉपर्टी का लॉस हो, चाहे एनवायरमेंटल लॉस हो, ठीक है। तो कम से कम लॉस को जल्दी से जल्दी हम उस इमरजेंसी को मिटिगेट कर सकें, फेस कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में प्लान होना चाहिए, जिसका नाम है इमरजेंसी प्लान, राइट। जनरली उसका एक फुल फॉर्म है ईपीआर करके, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान उसका नाम होता है। कुछ लोग उसे ऑनसेट इमरजेंसी प्लान भी कहते हैं, जनरली टाइटल अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो समराइजली वही है, उसका नाम है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान। अब ये क्यों होना चाहिए और ये प्लान क्या है? ये प्लान गाइडलाइंस है, ये प्लान इंस्ट्रक्शंस हैं, ये प्लान डिफाइन करता है, ड्राफ्ट करता है कि इमरजेंसी के वक्त कौन क्या करेगा, किसी भी टाइप की इमरजेंसी अगर होती है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इस प्लान में ड्राफ्टेड रहता है, रिटर्न फॉर्म में रहता है। हमें क्या करना है, बस वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए। बहुत सारे प्लांट में मैंने देखा ऑडिट करते वक्त वर्कर को पता ही नहीं है कि इमरजेंसी प्लान हमारे प्लांट में करके एक डॉक्यूमेंट भी है ठीक है। तो इस लेवल का भी अवेयरनेस होता है, लेकिन कुछ प्लांट में ऐसा भी देखा गया कि उनको पता है कि ऑन सेट प्लान है, वो रेगुलरली मॉक ड्रिल भी करते हैं, उस हिसाब से वो प्रिपेयर्ड भी है। अगर किसी भी टाइप के इमरजेंसी आता है, दे आर प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड। वर्कर्स हो गया, सुपरवाइजर्स हो गया, उनकी इमरजेंसी टीम, ईआरटी टीम हो गई, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी टीम हो गई, ये सब प्रिपेयर्ड रहता है। अब ये प्लान ड्राफ्टेड फॉर्म में क्यों होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में क्यों होना चाहिए? नंबर वन, एक तो ये लीगल मैंडेट, ठीक है, चाहे फैक्ट्री एक्ट ले लो या फिर मैन्युफैक्चर स्टोरेज एमएस आईएचसी रूल्स ले लो, ठीक है, जो कि केमिकल का रूल है वो ले लो। तो उनके हिसाब से ये प्लान डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये तो एक लीगल मैंडेट है। दूसरा, एक ये एक लॉजिकल भी चीज है, क्योंकि बहुत सारे टाइप की इमरजेंसी है, तो ये एक वर्बल फॉर्म में नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पता होने से नहीं चलेगा कि सिक्योरिटी ऑफिसर को पता है कि उसका रोल क्या है, सेफ्टी ऑफिसर को पता है उसका रोल क्या है, एचआर वाले को पता है उसका रोल क्या है इमरजेंसी में, ये सिर्फ हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, इसीलिए ये सारी चीजें ड्राफ्टेड होनी चाहिए। तो ड्राफ्टेड रहने से, रिटर्न रहने से क्या होता है कि कोई भी अगर पर्सन चेंज होता है उस डेजिग्नेशन से, तो फिर नए आने वाले पर्सन को यहाँ पर हम इजीली ट्रेन कर सकें। दूसरा, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा रोल क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आप सीधा जाइए, प्लान उठाइए, उसमें आप पढ़ लीजिए आप कौन से डिजिग्नेशन से, आप क्या, आप सिक्योरिटी ऑफिसर हो, क्या आप ईएचएस के पर्सन हो, आप देख लीजिए कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस प्लान में लिखा हुआ आपको अपने आप पता चल जाएगा। थर्ड थिंग, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। जब कोई भी नया पर्सन ज्वाइन करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके डिजिग्नेशन के हिसाब से आप जब उसको सेफ्टी का ट्रेनिंग देते हो, इंडक्शन ट्रेनिंग में, तब आपको उनको बताना जरूरी है कि भाई कौन कौन से टाइप की इमरजेंसी हमारे प्लांट में हो सकती है और उस वक्त किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। तो इसलिए ये प्लान ड्राफ्टेड रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है। नेक्स्ट, ये प्लान कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये प्लान जनरली दो टाइप के होते हैं, ऑन साइट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान, एंड सेकंड वन इज ऑफ साइट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान, ठीक है। हम शॉर्ट में उसे ऑन साइट प्लान और ऑफ साइट प्लान इस तरीके से हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ऑन साइट प्लान? उससे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज ऑन साइट इमरजेंसी।
आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आपकी फैक्ट्री हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट हो, प्रोजेक्ट साइट हो, कोई भी साइट, आपके साइट की जो प्लॉट का एरिया है, आपकी साइट जो ऑर्गेनाइज, चाहे आपकी कंपनी की ले लो, तो आप बाउंड्री जो है, ठीक है, आपके फैक्ट्री का जो एरिया है उसके अंदर अगर कोई भी इमरजेंसी होती, चाहे फायर लगती हो, चाहे एक्सप्लोजन होता हो, इलेक्ट्रिक शॉक लगता हो, या फिर बिजली गिरती हो, केमिकल स्पिलेज होता है, गैस लीकेज होता है, तो ये सब इमरजेंसी अगर आपके प्लांट के अंदर होता है तो उसका मतलब है कि ये ऑन साइट इमरजेंसी है। नंबर टू, आपके प्लांट के अगर बाहर कोई इमरजेंसी होता है तो उसे हम ऑफ साइट इमरजेंसी कहते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपके प्लांट में अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उसके वजह से अगर ऑफ साइट में भी अगर इम्पैक्ट हो सकता है या हो रहा है तो उसे भी ऑफ साइट इमरजेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई रिफाइनरी है, रिफाइनरी में क्रूड ऑयल जनरली रिफाइन किया जाता है, राइट? तो उसके वजह से अगर मान लो कि वहां पर एक्सप्लोजन होता है, लेकिन उस एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट अगर उस प्लांट के बाहर भी जा रहा है, वो उन लोगों को भी खतरा है, बाहर वाली प्रॉपर्टी को भी खतरा है, तो उसे हम ऑफ साइट इमरजेंसी कहते हैं। और ये दोनों ही टाइप के इमरजेंसी को कैटर करने के लिए या फिर रिस्पॉन्स करने के लिए जो प्लान हम बनाते हैं उनका नाम है ऑनसाइट प्लान एंड ऑफसाइट प्लान। अब ऑनसाइट प्लान कौन बनाता है, ऑफसाइट प्लान कौन बनाता है, वो आगे डिस्कस करने से पहले आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जो अभी तक सिखाया गया है तो यू कैन आस्क। अभी तक जो भी हुआ है बस उस पर ही क्वेश्चन पूछना। सर ऑफलाइन का एग्जांपल फिर से बता दीजिए। ऑफसाइट एग्जांपल, मान लो कि कोई पेट्रोल का टैंकर हाईवे से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके वजह से उसका जो वॉल्व है, ठीक है, वो डैमेज हो जाता है और उस वॉल में से पेट्रोल जो लीकेज हो रहा है पूरे रास्ते पर स्पिल हो रहा है। उस रास्ते से नीचे भी जो मान लो कि कोई सीवेज वगैरह है या फिर गटर है, उसमें से भी वो बह रहा है, और अगर उसको आग लगी तो क्या होगा, फिर वहां पर पूरे एरिया में वहां पर फायर फैल सकती है, तो वो क्या हो गया, ऑफ साइट इमरजेंसी हो गया। नंबर टू, अगर ऑन साइट मान लो कि वही टैंकर है लेकिन उसका लीकेज आपके प्लांट के अंदर होता है, तो क्या हो, कौन से टाइप की इमरजेंसी होगी, ऑन साइट इमरजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट ऑनलाइन। एग्जांपल, जैसे कि देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा वर्ड मत इस्तेमाल कीजिए, वो ऑफ साइट और ऑन साइट होता है। ठीक है। सॉरी, तो ऑफ साइट व्हाट इज, और ऑन साइट। यस, तो व्हाट इज ऑफ साइट, अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपकी इंडस्ट्रीज में कोई टॉक्सिक गैस का इस्तेमाल हो रहा है, कोई फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है, तो जिसमें टॉक्सिक गैस का इस्तेमाल होता है एग्जांपल के तौर पर प्रोसेस की, और वो टॉक्सिक गैस लीकेज हो जाता है, और फिर वो सिर्फ प्लांट में नहीं रहता है, वो फिर प्लांट के बाहर के एरिया में भी फैल जाता है वो लीकेज, और उसके वजह से बहुत ज्यादा लोगों में इन्फेक्शन फैलता है, कुछ लोगों की डेथ भी होती है क्योंकि टॉक्सिक गैस है वो, ठीक है, जहरीली गैस है वो, उसकी वजह से डेथ होती है। अब वो मुझे बताइए, भले वो लीकेज अपने प्लांट से हुई है, लेकिन इफेक्ट कहाँ पर हुआ है, ऑफसाइट पर हुआ है या नहीं, तो उसके वजह से उसका नाम ऑफसाइट इमरजेंसी कहा जाता है। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, और ऑलमोस्ट सारे के सारे सेफ्टी प्रोफेशनल को भोपाल गैस ट्रेजेडी पता है, राइट? तब मुझे बताइए बलिराम जी, क्या ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तो वो क्या ऑन साइट इमरजेंसी थी या ऑफ साइट इमरजेंसी? सर वो तो दोनों में आ जाएगा, ऑन साइड ही हुआ, ऑन साइट हुआ सर। बट उसका इफेक्ट तो ऑफ साइड भी हुआ। तो उसको कौन सी इमरजेंसी कहेंगे? ऑफ साइड। करेक्ट, ऑफ ऑफ साइट साइड ही होगा इमरजेंसी। यस, क्योंकि वो ऑफ साइट बाहर भी हो इमरजेंसी रहा है। कहेंगे। देखो, ओरिजिन कहाँ भी हो उसका, चाहे प्लांट के अंदर हो चाहे प्लांट के बाहर हो, ओरिजिन कहाँ भी, ओरिजिन मतलब एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, इफेक्ट कौन से एरिया होता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इफेक्ट अगर आपके प्लांट के बाहर के एरिया में उसका इम्पैक्ट होता है तो फिर वो ऑफसेट इमरजेंसी में कंसिडर होगा। ठीक है। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग क्लैरिटी। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
सर ये अपना मोहल्ला में, शहर में, अपना कस्बा में जो भी अगर टेररिस्ट हमला हो रहा है, ये भी अपना हाँ, ऑफसाइड इमरजेंसी में आ जाएगा ना? और ये मान ये लीजिए आधी ऑफसेट, तूफान है, चक्रवात है, बाढ़ आ गया, ये भी अपना ऑफसाइड में आ जाएगा, है ना सर? एग्जैक्टली संजीव जी, ये ऑफसेट में ही आएगा। साहिल जी बोलिए, साहिल अनवर। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। जिस जिनका क्वेश्चन है प्लीज रेज हैंड कीजिए, मैं एक एक को अलाउ करूंगा। साहिल जी बोलिए, साहिल अनवर। साहिल अनवर, आप मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट है तो। जैसे विजय जी ने किया है कि इज ऑन साइट इमरजेंसी सिमिलर टू द लेवल ऑफ इमरजेंसी ऑफ साइट इमरजेंसी। जनरली ऑन साइट जो इमरजेंसी रहता है वो एक स्मॉल टू मीडियम लेवल का रहता है, ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड रहता है। ऑन साइट जितने आपके आदमी है उतने ही लेवल का है। लेकिन जो ऑफ साइट इमरजेंसी रहता है वो थोड़ा सा लार्ज लेवल का हो सकता है, ठीक है। तो जनरली जो भी अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो ऑन साइट इमरजेंसी स्मॉल रहता है, ऑफ साइट इमरजेंसी बड़ा रहता है, क्योंकि ऑफ साइट में एरिया भी ज्यादा कवर होता है और ज्यादा लोग इसमें अफेक्ट होते हैं, इसलिए ऑफ साइट इमरजेंसी बड़े लेवल का रहता है। बलिराम जी, यस क्वेश्चंस। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम लोग कोई आदमी प्लांट से जा रहा है बस से छुट्टी के हम्म। बाद और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हाँ, सर? देखो पहली बात तो मुझे बताइए, रोड एक्सीडेंट ये तो इमरजेंसी है इसमें क्या, नहीं, ये मुझे बताइए। ये इसमें नहीं आएगा, इसीलिए मैं हाथ डाउन कर लिया सर। सिंपल, इमरजेंसी है ही नहीं है, वो एक एक्सीडेंट है। हाँ, वो एक्सीडेंट हुआ है ऑफ साइड का, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। अर्थक्वेक इज एन ऑफसेट इमरजेंसी, धर्मपाल जी का क्वेश्चन है, तो यस धर्मपाल जी, अर्थक्वेक इज एन ऑफसेट इमरजेंसी, भले वो आपके प्लांट के अंदर हुई हो, ठीक है, तो वो ऑफसेट इमरजेंसी है। ओके सर। हाँ, अभी यहाँ पर साहिल जी का बहुत एक इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई इमरजेंसी बाहर में होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर अपने प्लांट में होता है तो उसको ऑन साइट कहेंगे या ऑफ साइट कहेंगे? उसको भी ऑफ साइट ही कहेंगे, क्योंकि उसका ओरिजिन बाहर है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जांपल लेता हूँ। जनरली केमिकल कंपनीज सिमिलर एरियाज में दिया जाता है उनको लैंड जो एलोकेट की जाती है। मान लो कि आपको केमिकल प्लांट डालना है, तो फिर वहां पर आपको जो लैंड मिलती है वो केमिकल कंपनी के बाजू में ही मिलता है, जनरली ऐसा देखा गया है। तो एक हब बनाया जाता है कि सारे के सारे हजार्डस प्लांट जो है वो अपने एक साथ ही रहे वहां पर, तो सही रहता है। तो अगर मान लो कि बाजू वाले की कंपनी में आग लगी, तो उसमें से शायद विंड का डायरेक्शन अपनी कंपनी की तरफ है, तो आग अपने प्लांट में भी फैलती है, ठीक है। तो फिर भले वो ऑफ साइट में लगा हुआ हो, लेकिन आप समझ रहे हो, अपने प्लांट में आग लगी तो फिर वो ऑफ साइट इमरजेंसी कही जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है जनरली। मान लो कि दूसरे कंपनी में गैस लीकेज होता है, तो अपने विंड डायरेक्शन अपने प्लांट की तरफ है, अपने प्लांट में वो टॉक्सिक गैस आ गया, इमरजेंसी हो गई, तो फिर वो ऑफ साइट इमरजेंसी कही जाएगी, ठीक। प्लांट के बाहर कोई भी इमरजेंसी हो, उसे ऑफ साइट इमरजेंसी ही कहा जाएगा, भले उसका इम्पैक्ट अपने प्लांट में हो या ना हो। आई थिंक दिस विल कंक्लूड। शाइल जी, इज इट ओके? आई होप यू गॉट द आंसर। पवन लोखंडे, यस क्वेश्चन। पवन लोखंडे। और थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। इससे क्या होता है कि आपको भी क्लैरिटी मिलती है कि ऑफ साइट किसे कहा जाना चाहिए, ऑन साइट किसे कहा जाना चाहिए। अच्छा, आप में से प्रोसेस में से कौन है, जैसे कि रिफाइनरी में कौन काम करता है, फार्मा कंपनी में, केमिकल कंपनी में कौन कौन काम करता है? मुझे नाम बताइए, क्योंकि आपको मैं प्रोसेस में कौन काम करता है? कोई भी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, मुझे पता है आप में से कुछ लोग तो हो गए जो प्रोसेस में काम करते हैं। बलिराम जी, आप काम करते हैं, ओके ओके गुड। अच्छा, अब ऑनसेट प्लान की बात करते हैं और ऑफसेट प्लान की बात करते हैं कि कौन यहाँ पर ऑनसेट प्लान बनेगा, कौन ऑफसेट प्लान बनेगा, राइट। अब ऑनसेट प्लान बनाना
एक लीगल मैंडेट है, कंपनी का मैनेजमेंट ही मिलकर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सेफ्टी पर्सन भी हो गए, ऑपरेशंस वाले भी हो गए, आपके ऑक्यूपायर भी हो गए, जैसे एमडी वगैरह, सीईओ, जो भी आपके प्लांट हेड वगैरह, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये सब मिलकर ऑन साइट प्लान बनाते हैं। भले उसमें मेजर पार्ट जो रहता है वो सेफ्टी सिक्योरिटी यही पर्सन देखते हैं, लेकिन वहां पर वो कमिटी में प्लान जब आप ड्राफ्ट करते हो तो वो भी रहते हैं जनरली। और ये प्लान आपको, अगर आपकी फैक्ट्री है तो डिश डिपार्टमेंट से अप्रूव भी कराना पड़ता है। ओके। तो ऑन साइट प्लान कौन बनाएगा? तो आपके मैनेजमेंट बनाएगी, ठीक है, जिसमें मैंने जो मेंशन किया वो सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो भाई ऑफ साइट प्लान कौन बनाएगा? ऑफ साइट प्लान बनाते सर हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यस। जो ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनाने के बाद उसको डिश से अप्रूवल लेना कंपलसरी है क्या? यस यस कंपलसरी है। अब मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके ओके ओके। यस, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। अभी देखो, यहाँ पर मैंने फैक्ट्री एक्ट का ये पीडीएफ खोला है, ठीक है, जिसमें सेक्शन 41B, इसका टाइटल है कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑक्यूपायर, ठीक है। अब ओके। ये देखिए, सब सेक्शन 4 क्या कहता है? एवरी ऑक्यूपायर शाल, ऑक्यूपायर मतलब प्लांट का जो भी हेड रहेगा, एमडी, जो भी हम्म। अल्टीमेट अथॉरिटी, या फिर ओनर भी हो सकता है, राइट। Every occupier हम्म। shall, with the approval of Chief Inspector, draw up an on-site emergency plan and detailed disaster control measure for his factory and make known to the workers employed therein and to the general public living in the vicinity of the factory the safety measure required to be taken in the event of accident taken place. अभी आप समझ रहे हो? I hope you got the answer. यस। ठीक है, ये सेक्शन भी याद रखना, सारे स्टूडेंट्स को कह रहा हूं मैं, सेक्शन 41B ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, जिसके हिसाब से आपका ये मैंडेटरी है कि आप ऑन साइट प्लान बनाइए और वो अप्रूव भी करके लीजिए, ठीक है। मतलब सर अप्रूवल में आगे, वो कुछ करेक्शन निकालते हैं क्या, खाली मतलब अप्रूव करके उनका साइन अप रहता है? नहीं, वो आपको रिकमेंडेशन देके ना, अगर प्लान आपका कॉम्प्रहेंसिव है, सारी चीजें एज पर फॉर्मेट दिया गया है, तो फिर वो अप्रूव करके देंगे। वो जनरली क्या करते हैं, इन्वर्ट कर लेते हैं उनके डिपार्टमेंट में, रिव्यू करते हैं वो, और फिर वो अप्रूवल का ओके सिग्नेचर देते हैं जनरली वो, ठीक है। हमारी ड्यूटी ओके क्या है कि बस ओके डिस ऑफिस में सबमिट कीजिए, वो जनरल प्रैक्टिस यही है। अगर वो कुछ क्यूरी ओके। वगैरह रहेंगे तो हमें रिकमेंड करेंगे कि आप ये ऐड कीजिए, फिर हमें उसमें चेंजेस करके अगेन उनको रीसबमिट करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, उनका अप्रूवल ले लीजिए। ओके ओके। नाउ, अब ये हो गया फैक्ट्री एक्ट का रेफरेंस मैंने दे दिया आपको। अब मैं दूसरा एक कानून है उसका भी रेफरेंस देना चाहूंगा, जिसके शेड्यूल 11 में ये प्लान का मेंशन है, और उसका उस रूल का नाम है द मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989, MSIHC रूल्स जिसे कहा जाता है इन द शॉर्ट्स, 1989 में जो बना था। अब इसका हम रूल 13 देखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 13 क्या कहता है वो देखते हैं, फिर हम शेड्यूल 11 की तरफ बढ़ेंगे। और ये भी लिख के रहना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन से सेक्शन में ये लिखा हुआ है, कौन से रूल में ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान का मेंशन है, ये भी याद रखना, ठीक है। 13 क्या कहता है? प्रिपरेशन टू ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान बाय द ऑक्यूपायर, ठीक है। तो एन ऑक्यूपायर शैल प्रिपेयर एंड कीप अप टू डेट, ठीक है। तो आपको अपडेट भी करना है भाई, ऐसा नहीं कि बस बना दिया बात खत्म, अपडेट भी करना है आपको। कब अपडेट करना है? आपको जैसे ही आपके प्रोसेस में कुछ चेंज होता है अपडेट करना है, या फिर साल में एक बार रिव्यू करके आपको अपडेट करना है। अगर कुछ चेंजेस नहीं हुआ है तो फिर सेम ही रखिए ऐसे लेकिन अपडेट का डेट डालिए कि कब ये इसका रिव्यू हुआ है, कितने बार रिव्यू हुआ है, ये सारी चीजें। एन ऑक्यूपायर शैल प्रिपेयर एंड कीप अप टू डेट एन ऑन साइट इमरजेंसी प्लान कंटेनिंग डिटेल्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 11 एंड डिटेलिंग हाउ मेजर एक्सीडेंट will be dealt with on site on which the industrial activities carried on, and that plan shall include the name of the person who is responsible for safety on the site and the names of those who are authorized to take action in accordance with the plan in case of emergency, ठीक है। तो ये सारा इसमें दिया है, the occupier shall ensure that emergency plan prepared in accordance with sub rule 1, ठीक है। फिर
इन केस ऑफ न्यू इंडस्ट्री एग्जिस्टिंग मॉक ड्रिल आपको क्या, हाँ मॉक ड्रिल पर क्वेश्चन पूछा जाता है। द occupier shall ensure that a mock drill of on-site emergency plan is conducted every 6 months। इस पर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। Next, a detailed report of the mock drill conducted under sub-rule 4 shall be made immediately available to the concerned authority। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए प्रिपरेशन ऑफ ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान। ऑफसाइट पर बाद में आएंगे, पहले ऑनसाइट की बात करते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि भैया रूल 13 ये बताता है कि हमें ऑनसाइट प्लान बनाना है MSIC रूल का। ठीक है, MSIC का फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए। और फैक्ट्री एक्ट का 41B, सेक्शन 41B हमें बताता है। अब उसमें क्या क्या होना चाहिए ये हमें शेड्यूल 11 बताता है। शेड्यूल 11 ये कहता है कि डिटेल्स टू बी फर्निश इन द ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान। क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, जो व्यक्ति इसे बना रहा है उसके इंफॉर्मेशन, कंपनी के डिटेल्स होनी चाहिए, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इफ इन्वॉल्व असिस्टिंग। ठीक है, जैसे कि आप बाहरी कोई सहायता लेते हो तो कौन से टाइप के एक्सीडेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है उस पर्सन में, डिटेल्स ऑफ लाइसेंस अरेंजमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये देखिए सिस्टम एलिमेंट्स, हजार्ड, सेफ्टी रिलेवेंट कंपोनेंट्स, लोकेशन ऑफ डेंजरस सब्सटेंस, सीट ऑफ द की पर्सन, मतलब क्या उसके डेजिग्नेशन है, इमरजेंसी कंट्रोल रूम के बारे में यहाँ पर बताना है, केमिकल उसका क्वांटिटी, टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें, प्योरिटी ऑफ हजार्डस केमिकल, लाइकली डेंजर्स ऑफ द टू द प्लांट, मतलब कौन कौन से खतरे हो सकते हैं प्लांट को, इन्यूमरेट इफेक्ट्स ऑफ जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कॉज ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, फायर एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, तो ये सब अलार्म कितने बार बजेगा वगैरह वगैरह, ये सब इसमें आपको बताना है। अब शेड्यूल 12 हमें कहता है कि भाई डिटेल्स टू बी फर्नेस इन द ऑफसेट इमरजेंसी प्लान। अब ये ऑफसेट इमरजेंसी प्लान कौन बनाते हैं पता है क्या आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो बताती है, और वो ही उसको क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं मेरे वर्ड में। ठीक है, तो वो ऑफसेट इमरजेंसी का ख्याल रखते हैं, लेकिन आपके प्लांट में ऑफसेट इमरजेंसी प्लान अवेलेबल होना चाहिए, जस्ट डेटा प्रेजेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑफसेट में क्या मेंशन है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट होना चाहिए, ये सारे डिटेल्स इसमें होने चाहिए। और जनरली आपके सर प्लांट में ये होता ही है। हाँ बोलिए। ऑफ साइट का सर कंपनी में रखना कंपलसरी है क्या? कंपलसरी नहीं है, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन आपके पास रखिए ऑफसेट प्लान। ठीक है, ओके, अगर अपने को चाहिए कंपलसरी तो नहीं है मिलेगा ऐसा कैसे? कुछ। हाँ, अच्छा। आप आपके डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है आपकी, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उनसे, वो आपको अपडेटेड कॉपी अवेल करा सकते हैं। नंबर 2, उनके वेबसाइट पर ये अवेलेबल होता है। ठीक है, आप डाउनलोड ओके भी कर सकते हो। यस, ओके लेकिन मेरा कहना है कि अपडेटेड लीजिए आप, तो वो सही रहता है। ओके ओके डायरेक्ट अथॉरिटी से कांटेक्ट करके, ऑनलाइन का शायद उन्होंने रिसेंट वाला कॉपी अपलोड किया है, या कभी कभी नहीं भी रहता है, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। मोस्टली रहता ही है, ओके फिर भी आप एक बार मेक श्योर कर लीजिए। तो अभी हमने अभी तक देखा कि इमरजेंसी क्या है, टाइप ऑफ इमरजेंसी, प्लान के 2 टाइप, ऑन साइट ऑफ साइट, वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की, राइट। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, BCP जिसे कहा जाता है, जनरली क्या है, देखो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का मतलब ये है कि किसी भी इमरजेंसी के या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट आपके प्लांट में होता है, तो आपके प्लांट का, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, चाहे फिर वो रिफाइनरी हो, प्रोसेस हो, उसमें डेली टू डेली ऑपरेशंस में डिसरप्शन आता है। डिसरप्शन मतलब कि सारी चीजें ऐसे समझ लो कि तहस नहस हो जाती है, काम ठप हो जाता है। तो फिर हमें ये सारी चीजें बैक टू द ट्रैक लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप उठाने चाहिए जल्द से जल्द, ताकि हमारा जो भी डेली का काम है उसको कम से कम इफेक्ट हो, और जल्द से जल्द हम हमारे प्लांट का यूटिलाइजेशन 100% करें, या फिर जिस तरीके से डेली काम चलता है उस तरीके से
वो किस तरीके से हो, उसके लिए प्लान होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर उसमें क्या है, इमरजेंसी की जनरली क्या होता है कि कोई भी मेजर एक्सीडेंट, मेजर इमरजेंसी में प्लांट का वो अफेक्टेड एरिया सील किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। पुलिस अथॉरिटी हो, डीश हो, जनरल डीसी चीज करती है उसको। फैक्ट्री होगी तो, कंस्ट्रक्शन होगी तो लेबर डिपार्टमेंट में जो भी उनका लेबर इंस्पेक्टर वो इस एरिया को सील कर लेता है ताकि इन्वेस्टिगेशन चल सके, राइट। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होगी तो वहां पर फिर पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। तो अगर ऐसे अथॉरिटी ने अगर वो एरिया सील किया है और वो आपके प्लांट का कोर एरिया है या फिर वहां पर मेजर ऑपरेशंस होते हैं, तो फिर आपके प्लांट का ऑपरेशन रुक जाएगा। तो फिर उस केस में क्या करना है आपको, तो वो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में होना चाहिए। मान लो कि किसी एरिया में आग लगती है तो 10-15% अगर प्लांट के एरिया अगर वहां पर जल जाता है, इफेक्ट हो जाता है, तो फिर किस तरीके से हम सारी चीजों को हैंडल करें। क्योंकि किसी प्लांट का 10-15% डैमेज हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं 10-15% की बात कर रहा हूँ, पूरा प्लांट हो जाए तो वो तो बंद ही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 10-15% भी अगर जल गया, या कोई एक यूनिट या कोई एक शॉप में भी आग लगती, तो भी बहुत बड़े लेवल का डिस्ट्रप्शन आ सकता है। क्योंकि अगर सप्लाई चेन इंटरनल भी प्रोसेस में अगर कोई एक प्रोसेस भी पूरी तरीके से डैमेज हो गए तो आगे के प्रोसेस रुक जाएंगे, उन तक मटेरियल या फिर उन तक प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा उस स्टेज तक। तो उस केस में क्या करना है, ठीक है। जैसे कि फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई ऑपरेशन आउटसोर्सिंग करना है क्या, तो ये सारा चीजें आपको उस प्लान में मिलता है, ठीक है। तो उसे हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कहते हैं। तो ये डिपेंड रहता है कि आपके प्लांट में कौन कौन सी इमरजेंसी आ सकती है। जैसे कि फायर तो कॉमन है, हर एक प्लांट में फायर लगने का चांस है, लाइटनिंग वगैरह का, अर्थक्वेक का चांस है। लेकिन जैसे कि फ्लडिंग हो गया, अब अगर आपका प्लांट नदी या फिर किसी नेचुरल वाटर सोर्स के नजदीक है तो ही वहां पर फ्लडिंग का चांस है। अगर आपका प्लांट ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां दूर दूर तक कोई वाटर सोर्स नहीं है, नदी नहीं है, तो फिर वहां पर फ्लडिंग का कोई चांस नहीं, तो फ्लडिंग का इमरजेंसी आ ही नहीं सकता है। आप पिछले 50 साल का हिस्ट्री देखते हो तो कभी भी फ्लडिंग का पानी वहां तक नहीं पहुंचा है। तो फिर आपके प्लांट में आपके प्लान में, ऑनसेट प्लान में फ्लडिंग का रख के कोई यही नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश का वहां पर होना, हेवी रेनफॉल का एक इमरजेंसी होता ही है, वो सब्जेक्ट वहां पर रहना ही चाहिए उस टॉपिक में। धर्मपाल जी का क्वेश्चन है कि इज बीसीपी रिक्वायर्ड कंपलसरी। बीसीपी कोई एक्ट या मैंडेट नहीं करता है, वो प्लांट खुद होके करता है, बीसीपी को बनाता है, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को कोई भी प्लांट खुद होके खुद से बनाएगा। ऑक्यूपायर वॉलंटरीली बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ड्राफ्ट करेगा कि भैया ये इमरजेंसी आ गई है, अब क्या करें, किस तरीके से अब कंटिन्यू करें हम आगे, कौन सी एक्शन लेनी, ये ऑक्यूपायर या फिर मैनेजमेंट की टीम वॉलंटरीली बनाती है। कुछ प्लांट में इसे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कुछ प्लांट में इसे पोस्ट इमरजेंसी जो प्लान है उसके रूप में भी जाना जाता है। तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन जनरली बीसीपी ओके। भी एक वर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। धर्मपाल जी, आई होप यू गॉट द आंसर। शानवाज जी, यस सर। यस, क्वेश्चन। सर मैं ये पूछना चाहता था, ये अपना बीसीपी प्लान है, ये प्रिपेयर्ड कौन करता है, कौन सी बीसीसी प्लान है डिपार्टमेंट आपका, करता है? सॉरी। बीसीपी प्लान कौन प्रिपेयर करता है सर, कौन सा डिपार्टमेंट बीसीपी होता है? प्लान अगेन आपके मैनेजमेंट प्रिपेयर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वहां पर सीएफटी रहती, क्रॉस फंक्शनल टीम। तो ये टीम क्या करती है, इसमें कौन कौन रहता है मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, आपके प्लांट का जो भी एमडी वगैरह रहता है वो चेयरपर्सन रहता है। दूसरा, ऑपरेशंस वाला रहता है, मतलब प्रोडक्शन वाला, उनके चीफ वगैरह, एचओडीज वगैरह वो रहता है। नंबर टू, क्वालिटी वाले रहते हैं। उसके बाद एचआर पर्सन रहता है। फोर, सिक्योरिटी। फाइव, सेफ्टी। ठीक है, ये सब डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं उसमें मिनिमम। उससे ज्यादा मल्टीपल भी आप डिपार्टमेंट से कनेक्टेड लोग वहां पर रह सकते हैं। जैसे कि प्रोक्योरमेंट वाला एक रहता है, जिन्हें हम सप्लाई चेन के डिपार्टमेंट के पर्सन रहते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब किसी भी इमरजेंसी में शानवाज जैसा मान लीजिए कि जो जो डिपार्टमेंट
इफेक्ट होते हैं आपकी कंपनी के, वो सब डिपार्टमेंट के एचओडीज या मैनेजर्स उसमें रहते ही है, पर्सन्स रहते हैं जो भी ऑथराइज है, वो सब मिलके ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। यस यस। ओके, तो हमने बीसीपी तक अभी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जनरलाइज टॉपिक है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम एक नजर मारते हैं। तो जो भी आपके पास नोटबुक वगैरह है वो रेडी रखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लिख लीजिए चाहे तो। क्वेश्चंस आता है जैसे कि व्हाट इज ऑफसेट इमरजेंसी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई ये प्लांट के अंदर आग लगी है, या फिर कोई ऑयल टैंकर जो है वो प्लांट के बाहर लीकेज हुआ है, उसमें से सारा ऑयल स्पिल हुआ है। तो फिर तो इस तरीके से यहाँ पर क्या दिया जाता है, ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उसमें से आपको एक चुनना है कि ऑफसेट कौन सा है और ऑन साइट कौन सा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। दूसरा, ऑन साइट का भी ऐसा ही सिचुएशनल आपको एग्जांपल देते हैं, 4 एग्जांपल देंगे, तो उसमें से आपको एक चुनना है कि इसमें से कौन सा ऑन साइट इमरजेंसी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि व्हाट इज ऑन साइट इमरजेंसी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑन साइट इमरजेंसी। फिर आपको 4 एग्जांपल दिए जाते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल कैसे रहते हैं, कोई एक तो फायर का होगा, गैस लीकेज का होगा, इलेक्ट्रिक शॉक का हो सकता है, और फिर अर्थक्वेक का हो सकता है। ये इस तरीके के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। राइट। नेक्स्ट है इमरजेंसी के दौरान पीपी कौन प्रोवाइड करेगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। फिर आपको 4 डेजिग्नेशन के नाम दिए जाते हैं, जैसे कि इंसिडेंट कंट्रोलर, साइटमैन कंट्रोलर, सेफ्टी ऑफिसर, फर्स्ट एड इंचार्ज। तो इनमें से नेसेसरी जो पीपीज है वो इमरजेंसी के वक्त कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इंसिडेंट कंट्रोलर जो रहता है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है पीपीज, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद फिर सर कौन? इंसिडेंट कंट्रोलर, ओके इंसिडेंट सर। कंट्रोलर पीपी प्रोवाइड करता है। उसके बाद पूछा जाता है कि जैसे कि इमरजेंसी के दौरान जब हम असेंबली पॉइंट पर इकट्ठा होते हैं, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट पर, तो वहां पर हेड काउंट कौन करता है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, फिर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, इंसिडेंट कंट्रोलर, साइटमैन कंट्रोलर, सेफ्टी ऑफिसर, एचआर एंड सुपरवाइजर। तो इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जनरली एचआर या फिर सुपरवाइजर जो होते हैं उस शॉप के, वही हेड काउंटिंग करते हैं। उसके बाद इमरजेंसी के दौरान विजिटर को कौन गाइड करता है असेंबली पॉइंट की तरफ, सिक्योरिटी गार्ड करता है, सेफ्टी ऑफिसर करता है, या फिर पुलिस ऑफिसर करता है, या फिर डिश ऑफिसर करता है। कौन करता होगा, आपको क्या लगता है इसमें से। सिक्योरिटी। यस एग्जैक्टली, सिंपल। तो ऐसे मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस, ये जो सब्जेक्ट है बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बीसीपी का लॉन्ग फॉर्म पूछ ले आपको, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, सिंपल, तो आपको 4 सिमिलर वर्ड दिए जाते हैं। फिर आपको इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा जाता है, ईपीआर का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपको कि ईपीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रस्ट में। सर किसी किसी कंपनी में मार्शल टीम भी रहता है गाइड करने के लिए। या यार, यस यस यस, फायर मार्शल का टीम भी रहता है, जनरली उनका नाम ईआरटी होना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है। ओके ओके। और अलग अलग मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग नाम से ये टीम जाने जाते हैं, किसी में ईआरटी के नाम से, किसी में फायर टीम, फायर एंड सिक्योरिटी टीम, फायर मार्शल टीम, या जो भी है, फायर एंड सेफ्टी टीम, फायर एंड सर सिक्योरिटी रिलायंस में टीम। इसको ईआरसीपी बोलते हैं सर। ई आर, ईआरपी, सीपी, इमरजेंसी ओके, फुल फॉर्म। रिस्पांस कंट्रोल प्लान। यस, वही है, मैं वही कह रहा हूँ आपको। कुछ इसमें ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, या सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज में इमरजेंसी प्लान, इमरजेंसी कंट्रोल प्लान, इस तरीके से भी उन्हें जाना जाता है उस टाइटल को। अब यहाँ पर धर्मपाल जी का क्वेश्चन यह है कि इंसिडेंट कंट्रोल और साइट कंट्रोलर में क्या डिफरेंट है। देखो,
इंसिडेंट कंट्रोल सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी ऐसा मान लीजिए आप, ऑक्यूपायर के बाद इंसिडेंट कंट्रोल है, मतलब वो बंदा पूरे इंसिडेंट को ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सबको गाइड करना, उसमें सेफ्टी ऑफिसर को गाइड करना, साइट के मेन कंट्रोलर को गाइड करना, ठीक है, साइट कंट्रोलर को गाइड करना, सुपरवाइजर को, सिक्योरिटी ऑफिसर को गाइड करना। तो ये सब इंसिडेंट कंट्रोलर का काम है, राइट। तो पूरा इंसिडेंट ही जो कंट्रोल करते हैं उसे हम इंसिडेंट कंट्रोलर कहते हैं। साइट मेन कंट्रोलर कौन है? ये जो उस एक्चुअल में जहां पर इंसिडेंट हुआ है उस साइट को कंट्रोल करने वाला साइट कंट्रोलर है। ठीक है, सर तो व्हाट्सएप इस का नहीं है। तरीके से इंडिविजुअल डेजिग्नेशन। डिपार्टमेंट का बोल रहे हो सर आप? हाँ, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का नहीं, पूरे प्लांट का एक ही इंसिडेंट कंट्रोलर रहेगा। आपके बराबर, ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही पर्सन रहेगा जो कि इंसिडेंट कंट्रोल करता है। दूसरा होगा। पर्सन जहां पर एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ है, जहां पर आग लगी है, जहां पर शॉक लगा है, जहां पर बिजली गिरी है, तो उस साइट को जो कंट्रोल कर रहा है, कॉर्डन ऑफ कर रहा है, जो भी हैंडल कर रहा है उस साइट पर पहुंच के जनरली, तो उसको हम साइट कंट्रोलर कहते हैं। ओके। ठीक है, यस। तो साइट यस। कंट्रोल रिपोर्ट करेगा इंसिडेंट कंट्रोल को। एचआर वाला भी हो गया, वो भी इंसिडेंट कंट्रोल को रिपोर्ट करेगा। सिक्योरिटी ऑफिसर भी इंसिडेंट कंट्रोल को रिपोर्ट करेगा। और फिर इंसिडेंट कंट्रोल किसको रिपोर्ट करेगा? ऑक्यूपायर को जनरली, मतलब जो ओनर है प्लांट का, जो अल्टीमेट ऑथोरिटी है उस प्लांट का, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको रिपोर्ट करेंगे। और ये स्ट्रक्चर सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, उनके नाम बदल सकते हैं, शायद उनके डेजिग्नेशन चेंज हो सकते हैं, लेकिन रोल जनरली सेम रहता है। अब यहाँ पर साहिल जी का क्वेश्चन है कि सर 8 आवर्स 10 मार्क्स क्या है? मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर 8 आवर्स 10 मार्क्स क्या है। ये जो यूनिट है इसको टीच करने के लिए 8 घंटा चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो, आपको टीचर को या किसी कॉलेज को 8 घंटा पढ़ाना पड़ेगा और आपको 8 घंटा इस यूनिट को स्पेंड करना पड़ेगा स्टडी करने के लिए। दूसरा, इसका मार्किंग कितना है? 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप मार्क्स की टोटल करोगे तो टोटल कितना है? 70 आएगा जनरली। ये देख रहे हो आपको? तो 70 मार्क्स का आपका पेपर रहता है इस सब्जेक्ट का। तो 70 में से इस चैप्टर पर, इस यूनिट पर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। साहिल जी, आई होप यू गॉट द आंसर। अभी कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, फिर उसके बाद ईसीसी का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, लिख लीजिए। ईसीसी कैपिटल में लिख लीजिएगा, इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर। ईसीसी इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर, उसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ईआरटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ईआरटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम। आप यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन कि साइट मेन कंट्रोलर कौन रहता है? किसी भी इमरजेंसी के वक्त साइट मेन कंट्रोलर कौन रहता है या उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? जैसे कि शिफ्ट इंचार्ज हो गया, जनरल मैनेजर ऑफ कंपनी हो गया, फिर उसके बाद लीडिंग फायरमैन हो गया, या फिर सिक्योरिटी इंचार्ज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपके केमिकल कंपनी में कितने असेंबली पॉइंट कम से कम होने चाहिए? 5, 10, 6 या 2? ऐसे ऑप्शन पूछे। क्या लगता है आपको आंसर क्या रहेगा? आपके प्लांट में कम से कम कितने असेंबली पॉइंट होने चाहिए? 10, 5, 6 या 2? 2। यस, मुलायम जी बोलिए। 2 पॉइंट सर, इमरजेंसी प्लान मिनिमम, 2 पॉइंट होना चाहिए यस सर। यस, मिनिमम 2 होने चाहिए। ठीक है, और राइट। ये दोनों जो है, जय जी बोलिए। और सर नॉन केमिकल रहेगा तो? सर जैसे कि बोलते हैं कि 2 होने चाहिए, लेकिन अगर प्लांट जो है, प्लांट का एरिया अगर बड़ा होता है,
जैसे बहुत सारे प्लांट जो है ना, जैसे अभी मारुति सुजुकी या मारुति केमिकल प्लांट CBG का, तो उसके जो है 4 अलग अलग उसमें जैसे कि कैस्केड एरिया हो गया, यूनिट हो गया, ऐसे 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट तक इंस्टॉल होते हैं अलग अलग एरिया पे। और वो जो एरिया है सर, वो कम से कम 30 एकड़ में है। तो करेक्ट। 2 असेंबली पॉइंट पूरे 30 एकड़ को, या मतलब इस तरह से हो सकता है सर? ज्यादा तो ज्यादा भी हो सकता है अगर एरिया ज्यादा हो तो, ए सेक्शन वाइज या यस, उसको करें तो, जैसे किसी करेक्ट एक करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। यूनिट में हुआ क्वेश्चन क्या इंसिडेंट। था? ओके, देखो क्वेश्चन क्या है आप पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि केमिकल कंपनी में कम से कम कितने असेंबली पॉइंट होने चाहिए। ऑप्शन आंसर क्या है? कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप 100 रखिए, इट्स योर कॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कितने कम से कम होने चाहिए। अब लॉजिकली कितने होने चाहिए प्लांट में, हमें यह पता है कि प्लांट के हर एक शॉप को कवर करना चाहिए। जितना भी बड़ा प्लांट हो, चाहे आपका 30 एकड़ का हो, 100 एकड़ का हो, ठीक है, 1000 एकड़ का हो, आपका जितना भी बड़ा प्लांट है, हर एक एरिया में जितने भी लोग हैं वो वहां पर असेंबल हो सके, सबको सहूलियत से वहां पर पहुंच सके जल्द से जल्द 2.5 मिनट में। इस तरीके से हमें नंबर ऑफ असेंबली पॉइंट्स वहां पर प्रोवाइड करने चाहिए। ये लॉजिक, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये एक जनरल थंब रूल है। MD रहमत जी बोलिए। सर हमारा ये क्वेश्चन है सर, ये हम्म जो केमिकल कंपनी में असेंबली पॉइंट होना चाहिए मिनिमम 2, इसका कोई स्टैंडर्ड है सर? किसी सेक्शन में किसी क्लास में लिखा है कि वो ये हो मिनिमम 2 होना चाहिए? नहीं, मिनिमम एक्चुअली ना, मैं सच में बताऊं कि मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन सच में मुझे ऐसा मिला नहीं कि कुछ स्टैंडर्ड है। जनरली ये एक थंब रूल के तौर पर ही दिया गया है, और जनरली रिकमेंड भी किया जाता है कि असेंबली पॉइंट 2 होने चाहिए मिनिमम, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ऐसा एक थंब रूल है, लेकिन मैंने रेफर किया, शायद तो मुझे मिला नहीं है। वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आप में से किसी को मिला है कैसा, रिटर्न में, किसी सर डॉक्यूमेंट में, किसी स्टैंडर्ड्स में? सर एक्चुअली मैं अभी HMEL में हूँ, बठिंडा रिफाइनरी में काम कर रहा हाँ हूँ। हाँ बठिंडा रिफाइनरी में वहाँ पे सर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, यूनिट्स हैं उसमें। ब्लॉक्स है, उसमें सर एक ब्लॉक, उसमें 6 यूनिट्स हैं। 6 यूनिट में सिर्फ हाँ। ओनली सिर्फ टू असेंबली पॉइंट है, एक स्टार्टिंग में एक ओके। लास्ट। हाँ, तो मुझे ये जानना था सर, करेक्ट। इसका कुछ स्टैंडर्ड क्लॉज वगैरह मेंशन है कि इतना ही होना चाहिए? नहीं नहीं, सच में ये 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 सवाल मुझे बहुत बार यहाँ पर पड़ा हुआ है। जैसे कि पंकज जी, अगेन 2.5 मिनट का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि असेंबली पॉइंट पर हम 2.5 मिनट में पहुंचना चाहिए, उसका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर मिनिमम 2 असेंबली पॉइंट होने चाहिए, इसका भी कहीं रिटर्न मुझे नहीं मिला है। शायद हो भी सकता है किसी स्टैंडर्ड में, रूल्स रेगुलेशन या फिर एक्ट में, लेकिन मुझे नहीं मिला है। दूसरा, 2.5 मिनट का एक थंब रूल है, वो किस लॉजिक से बनाया गया है मैं आपको बताता हूँ। जनरली फायर इमरजेंसी में या फिर किसी भी इमरजेंसी में 2.5 मिनट को एक गोल्डन पीरियड माना गया है, कि 2.5 मिनट में अगर आप किसी सेफ पॉइंट तक पहुंचते हो, सो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि उस पर्सन की लाइफ बच जाती है। 2.5 मिनट से अगर ज्यादा टाइम वो पर्सन उस इमरजेंसी में फंसा हुआ है, सो देयर आर हायर चांसेस कि वो इंजर्ड हो सकता है या फिर उसमें फंस सकता है। सो फर्स्ट जो 2.5 मिनट रहता है वहां पर पहुंचने का, जनरली फायर के केस में या असेंबली पॉइंट के, तो वो उस बेसिस पर बनाया गया है। तो अगर आप किसी भी फायर को देखोगे जनरली, तो 2.5 मिनट में वो बहुत बड़ी फैल जाती है, तो फिर वो डेंजर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देती है। तो जो भी जितना भी स्मोक एक्यूमुलेट होता है 2.5 मिनट में, तो वो किसी भी लाइफ को थ्रेट कर सकता है जनरली। तो इसीलिए पहले 2.5 मिनट जो रहते गोल्डन पीरियड, तो अलार्म बजने के बाद या इमरजेंसी के बाद हमें असेंबली पॉइंट तक पहुंचना है। तो वो इस बेसिस पर एक थंब रूल बनाया गया है। अगेन, किसी भी डॉक्यूमेंट में मुझे नहीं मिला है आज तक। और मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि प्लीज आप फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ पर ये 2.5 मिनट का थंब रूल लिखा हुआ है। नंबर 2, कहाँ पर ये मिनिमम 2 असेंबली पॉइंट होना चाहिए इसका मेंशन हुआ है। और आपको मिलते ही प्लीज मुझे शेयर कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में आप सभी को बता सकूं। और जो भी आप रेफरेंस दोगे वो लीगल या फिर एज पर स्टैंडर्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे कंपनी के मैनुअल में लिखा है, हमारे कंपनी के प्लान में लिखा है, वो रेफरेंस मत दीजिएगा। ठीक है।
क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है जैसे कि इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर में कौन वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए और सारी इमरजेंसी को कंट्रोल करना चाहिए। तो फिर साइट मेन कंट्रोलर, इंसिडेंट कंट्रोलर, सेफ्टी मैनेजर, सिक्योरिटी इंचार्ज। तो जनरली इंसिडेंट कंट्रोलर वहां पर होना चाहिए इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर में, क्योंकि वहां पर सेंटर में बैठ के ही सारा चीजें कोऑर्डिनेट करेगा वो। और साइट का मेन कंट्रोलर क्या करेगा, जहां पर एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, वहां पर जाके उसको मिटिगेट करेगा ईआरटी मेंबर के साथ, सिक्योरिटी टीम के साथ, फायर एंड सेफ्टी टीम के साथ, ईएचएस डिपार्टमेंट के साथ, ये सब मिलके फिर वहां पर एक्चुअल में इंसिडेंट साइट पर वो लोग कैटर करेंगे। इंसिडेंट कंट्रोलर वहां पर नहीं जाएगा जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है। वो इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर में बैठ के ही इमरजेंसी को या फिर इन सबको कोऑर्डिनेट करेगा, या इनको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी बाहर एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, लाइजनिंग चाहिए, वो सब वो करेगा इंसिडेंट कंट्रोलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भाई विंड का डायरेक्शन है वो कौन से इक्विपमेंट से हम देखते हैं। विंड का डायरेक्शन हमें प्लांट में किस तरीके से पता चलता है, कोई बताएगा? विंड कौन सी डायरेक्शन में जाती कैसे पता चलता है? सर प्लांट में विंड तो शॉक और विंड शॉक लगा हुआ रहता है ऑलरेडी सर। एग्जैक्टली। कहीं कहीं नहीं यस। दिखता तो ये स्टीम वगैरह जो निकलता है उससे भी लोग देख सकता है, बट रियल में विंड शॉक ही लगा रहता है वही में। यस। देखो, आपका आंसर ये भी है कि स्टीम का डायरेक्शन भी देख के, लेकिन आपको बताओ कि जब आप एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल हो तो आपका आंसर शुड बी प्रोफेशनल। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग, इट्स ओके। लेकिन जब आप किसी इंटरव्यू में किसी पर्सन ने अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि विंड शॉक को देख के ही यहाँ पर हम विंड का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। नंबर 2, विंड शॉक का रिक्वायरमेंट यह है कि प्लांट के आप किसी भी एरिया में अगर प्रेजेंट हो बिल्डिंग के बाहर, तो विंड शॉक कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए, इसीलिए वो टॉप में रहता है, बिल्डिंग के टॉप में। ठीक है। धर्मपाल जी का क्वेश्चन ये था कि ईसीसी रिक्वायर्ड इन कंपनी इमरजेंसी कंट्रोल रूम। यस, इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर यहाँ पर बाय लॉ मैंडेट है। वहां पर आप जनरली सिक्योरिटी केबिन के पास ही, जनरली गेट के एंट्री के पास आपको ईसीसी करके मिल जाएगा, या सिक्योरिटी इंचार्ज का जो भी केबिन या उनका जो रूम रहता है उसको भी आप रीनेम करके इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कह सकते हो। ठीक है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको एज पर स्टैंडर्ड एनबीसीबी में मिल जाएगा इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर का जो भी है, पार्ट 4 में आपको देखने को मिलता है इमरजेंसी सेंटर। एमडी रहमत जी, यस, कोई क्वेश्चन? तो मेरा एक सवाल था सर कि जो मॉक ड्रिल होता है सर, हाँ, प्लीज आप अनम्यूट करोगे, मुझसे गलती से आप म्यूट हो गए हो। एमडी रहमत जी, हाँ। सर हमारा एक सवाल था कि मॉक ड्रिल का सवाल था सर, जो अभी आपने मॉक ड्रिल 6 क्या मंथ में क्या? एक बार होना चाहिए। मॉक ड्रिल सर, मॉक 6 ड्रिल। मंथ में एक बार होना चाहिए, मैंने बताया ना। हाँ 1989 के रूल्स सर, इसमें फैक्ट्री एक्ट में ऐसा कुछ मेंशन है सर कि 6 मंथ हर प्लांट में, हर फैक्ट्री में एक बार होना चाहिए। यस, देखो सर अभी रिसेंटली ना, आपको बताओ क्या, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स में रूल नंबर 73Z-D अभी अमेंड हुआ है कि भाई आपको मॉक ड्रिल हर 6 मंथ्स में करना पड़ेगा, ये मैंडेट है महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स। अभी आपका कौन सा स्टेट है उसमें आपको देखना पड़ेगा। अ, और फैक्ट्री एक्ट में भी मॉक ड्रिल का मेंशन है कि आपको 6 मंथली मॉक ड्रिल्स लेना है। ठीक है तो ये सर, ये एक लीगल है सर, ये करना ही है यार, आपको लीगल रिक्वायरमेंट है ये, और आपका मॉक ड्रिल का रिपोर्ट भी आपको डिश में सबमिट करना पड़ता है डियर। सर। सर थैंक यू, मेन विजय जी ने पर्पस ये ऑफ, भेजा है हमें। 41B तो है, और चैप्टर 4A अंडर सेक्शन 2CB। मैं चेक करता हूँ, रुको। सेक्शन 4 है क्या आपने कहा है? सेक्शन 4, सेक्शन 4 पावर टू। विजय जी आप प्लीज मेंशन करोगे कहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 4A अंडर सेक्शन 2CB? चैप्टर 4, चलो चैप्टर 4 को ओपन करते हैं, इंडेक्स देख लेते हो एक बार।
चैप्टर 4। सर क्लॉज 3.4.6 में 4। चैप्टर 4A क्या? नो सर, चैप्टर 4 में है सर, ये क्लॉज 346। नहीं नहीं, सेक्शन नंबर बताइए, चैप्टर जाने दीजिए, सेक्शन नंबर सीधा बोलिए मुझे, क्लॉज छोड़िए, सेक्शन नंबर तो बताइए। सेक्शन नंबर 8 है सर। सेक्शन 8 कौन से चैप्टर में है वो? सेक्शन नंबर 8 ऐसा है क्या? रुको एक मिनट, सेक्शन 8, सेक्शन 8 इंस्पेक्टर्स का है, ये दिख रहा है, फैक्ट्री एक्ट की बात कर रहे हो ना आप? नो सर, फैक्ट्री एक्ट है एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड में सर, अच्छा 2016। ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड का छोड़िए। विजय जी आप अनम्यूट कीजिए माइक, मुझे बताइए कि यहाँ पर कहाँ मेंशन है मॉक ड्रिल का फैक्ट्री एक्ट में? एमएसआईसी में तो मेंशन है, यस 40। ये देखिए यहाँ पर 41B में ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का तो मेंशन है। मुझे यहाँ पर वो मेंशन है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर मेंशन है 6 मंथली वो मुझे नहीं दिख रहा है मॉक ड्रिल का ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। ठीक है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि फैक्ट्री एक्ट में कहाँ पर मेंशन है वो फाइंड आउट कीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। एमएसआईसी में मैंने दिखाया आपको। क्या गया? अच्छा हाँ, अच्छा हुआ मुझे याद दिया, यहाँ पर रूल जो 10 है उसके हिसाब से सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाता है। अभी मुझे एक प्रोजेक्ट करना है जिसमें एलपीजी प्रोसेस का मुझे एक रिपोर्ट बनाना है, तो किसी ने बनाया, किसी के पास सैंपल है क्या? या किसी ने इस पर काम किया है? यहाँ पर जनरली आपको दिखाओ क्या मैं शेड्यूल, ये प्रोसेस वाले जनरली बनाते हैं। यस, शेड्यूल 8 के हिसाब से देखो, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश इन सेफ्टी रिपोर्ट, तो ये किसी ने किया तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? मुलायम जी बोलिए। ये नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं रिपोर्ट अभी किया मैंने। किसी ने बनाया सर रिपोर्ट प्रोसेस तो प्लांट में आप काम करते हो? अच्छा, सेफ्टी रिपोर्ट जिसे कहा जाता है, सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट रिपोर्ट जनरली, ठीक है, सेक्शन 13(4). इंटरनल सेफ्टी रिपोर्ट की बात कर रहे हो सर? एमएसआईएचसी रूल के हिसाब से। हमेशा इस हिसाब से मैंने 2 बनाए हैं, मैं आपको रेफरेंस के लिए डाल दूंगा। प्लीज 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 डालिए, थैंक यू थैंक यू। ओके सर। एमएसआईसी के हिसाब से सेफ्टी ऑडिट जो प्रोसेस प्लांट, केमिकल प्लांट, मेजर एक्सीडेंट हजार्ड प्लांट में रहता है। विवेक जी आप मुझे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट इसमें शेयर कर सकूं। ठीक है, आप रूल मेंशन किए आपने, और कौन से स्टेट के रूल से जरा बताओगे? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा जाता है। विंडसॉक का हमने लास्ट में लिया था, उसके बाद बीसीपी का फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है। ओके, हाँ, इमरजेंसी प्लांट में
या फिर मान लो कि किसी प्लांट में अगर अनाउंस करना है मुझे कि देयर इज एन इमरजेंसी, राइट? तो जो अपना एयर सायरन रहता है वो कितने बार बजता है? 4 बार, 2 बार, 3 बार, या एक एक बार सिर्फ लॉन्ग सायरन? अगर इमरजेंसी आपको डिक्लेयर करनी है आपके प्लांट में, तो वो जो सायरन रहता है वो कितने बार बजता है? 1 बार लॉन्ग कंटिन्यूसली, 2 बार, 3 बार, या 4 बार? फायर के लिए अलग होता तीन है बार सर, बजता है। केमिकल लीकेज के लिए अलग होता एक है। एक सर करके फायर के लिए भी एक एक 3 बार करके। बजता है सर, 3 बार। फायर के केस में 3 बार बजता है, गैस लीकेज जी। के केस में शायद और 4 सर इधर चार तो बार बजता हमारे है। रिलायंस में फायर के लिए 8 टाइम बजता है सर। 8 टाइम्स। हाँ ओके जी सर। ओके। मुलायम जी और कोई? दीपक पाल। दीपक पाल। जगन्नाथ जी। सर अकॉर्डिंग टू रूल्स इन्होंने बोला है कि फायर के लिए 15 सेकंड मतलब 3 ही बार बजता है, जिसमें 15 सेकंड बजाया जाएगा, फिर 5 सेकंड बंद, 15 सेकंड चालू, फिर 5 सेकंड बंद। अगर कुछ बड़ा मतलब हम बोलते हैं ना कि जैसे कुछ मतलब भूकंप वगैरह या फिर कुछ सुनामी है या गवर्नमेंट का कुछ है, तो उसमें 1.5 मिनट्स का ये रहता है सर। 1.5 मिनट्स ओके बजाते हैं, फिर 5 मिनट मतलब एक मिनट बंद होता है, फिर 1.5 मिनट बजाते हैं कंटिन्यूस। तो 3 बार ही है सर, ओके मतलब जहाँ पे मैंने पढ़ा है उसमें 3 बार ही दिया है। वो अलग ठीक है। अलग कंपनी जनरली के हिसाब से 3, प्रैक्टिस हो सकता है। करेक्ट। तो किसी भी इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए जनरली 3 बार यहाँ पर इमरजेंसी सायरन बजा जाता है, ठीक है? तो आपको दूसरा भी एक बताता हूँ, प्लांट के हिसाब से ये उनके जो डिफरेंशियल अलार्म जो रहते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि डिफेंस में अलग है, रिफाइनरी में अलग है, उनके प्लांट के हिसाब से। लेकिन आपके प्लांट के हिसाब से जो भी इमरजेंसी है, ठीक है, वो आपके लोगों को पता होनी चाहिए। और जगन्नाथ जी ने सही कहा है कि 15 सेकंड का रेज होता है, फिर अगेन 5 सेकंड्स डाउन होता है, फिर अगेन 50 सेकंड्स का रेज होगा, फिर 5 सेकंड्स का डाउन रहेगा, फिर अगेन 50 सेकंड्स का रेज रहेगा, 5 सेकंड्स का डाउन रहेगा। तो ये समझ जाना कि फायर लगा है। कभी कभी ये 4 बार रहता है। अगर मान लो कि वन टाइम फ्लैट है तो शिफ्ट चेंज वगैरह है भी, तो इस तरीके से इमरजेंसी सायरन वगैरह बजता है। फिर इमरजेंसी न्यूट्रल हो गई है, इसके लिए भी एक अलग सायरन रहेगा। तो उसका एक ड्राइंग रहता है, उसका एक टाइम फ्रेम रहता है। डिफेंस में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, जनरल डिफरेंशियल अलार्म सिस्टम का, वहां पर प्रोजेक्ट था हमारा। तो उनके 12 टाइप के ये थे, क्या रहता है, सायरन्स थे। तो हमने सबने लॉजिक बिल्ड करके वहां पर इंस्टॉल किया था। तो उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया था, जैसे कि किसी वाइल्ड अटैक, जनरली टाइगर वगैरह हो गया या फिर लेपर्ड हो गया, तो वाइल्ड का भी एनिमल का अटैक होता है तो उसके लिए भी एक सायरन है। फिदाइन अटैक होता है उसके लिए एक सायरन है। एयर स्ट्राइक हो गया तो उसके लिए एक अलग सायरन रहेगा। नेचुरल इमरजेंसी के लिए अलग सायरन रहेगा, ठीक है? या फिर टेररिस्ट अटैक हो गया तो उसके लिए अलग सायरन रहेगा, फायर के लिए अलग सायरन है। तो इस तरीके से हमने वहां पर सायरन डिजाइन करके उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने इंस्टॉल किया था। तो आपके प्लान के हिसाब से जो रहेगा तो वो आप देख रहे हैं ना। जनरली ये 3 टाइम्स ऑप्शन चुनना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर मेरा एक पूछा क्वेश्चन जाता है थी। कि, यस सर बोलिए। सर अभी फायर हाइड्रेंट रहता है अपना, अगर वो इमरजेंसी तो हाँ मैनुअल कॉल पॉइंट अपन कर बजाते हैं। हाँ, उस केस में इमरजेंसी सायरन बजाना जरूरी है नहीं? देखो, अब आपको बताओ क्या, फायर अलार्म हम्म। जो रहता है वो आपके हुटर को रेस करेगा, राइट? यस। और हम्म। उस केस में आपको यहाँ पर सायरन बजाना जरूरी है। मैं आपको वो भी बताता हूँ। नंबर 1, पहले तो आपका आंसर दे देता हूँ मैं, कि हम्म। हुटर क्या रहता है, बिल्डिंग के इनसाइड का जो एरिया है जनरली, उसमें सारे लोगों को अलर्ट करेगा कि भैया आग लगी है, आपको असेंबली पॉइंट की तरफ इवैक्यूएट होना है। नंबर 2, ईआरटी वालों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भाई आपको सारा बिल्डिंग इवैक्यूएट करना है। बाकी का कुछ मेंबर है वो पैनल के पास जाके क्या करेंगे, अलार्म को साइलेंट कर देंगे, और साइलेंट करने के बाद फिर वो अलार्म
क्या हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, राइट। तो वो वहां पर लोकेशन देखेंगे, उस लोकेशन पर जाएंगे, चेक करेंगे एक्चुअल में फायर लगी है या नहीं है। लेकिन हाँ, वहां पर सायरन बजाना जरूरी है ताकि सारे प्लांट को खबर हो जाए, ठीक है। ओके। अब कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि जनरली अगर किसी प्लांट में मल्टीपल फॉल्स अलार्म रहता है, तो उस केस में क्या किया जाता है कि डायरेक्टली सायरन रेज नहीं किया जाता है। जब एक्चुअल में फायर लगी है तब ही वहां पर सायरन बजाया जाता है। सबसे पहले ये मेक श्योर किया जाता है वहां पर जाके कि फायर लगी है या फिर ये फॉल्स अलार्म है। अगर फायर लगी है देन वो सिक्योरिटी को वॉकी टॉकी पर इंटीमेट करता है कि नाउ यू हैव टू रेज द सायरन। फिर उसके बाद फिर सायरन बजता है प्लांट का, इमरजेंसी सायरन। जनरली ये मेथोडोलॉजी प्रेफर की जाती है। फिर आपको स्काबा का फुल फॉर्म पूछा जाता है SCBA का, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटस। लिख लीजिए SCBA क्या रहता है, एक सूट रहता है, फायर में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। स्मोक वगैरह या फिर टॉक्सिक गैस वगैरह है तब वहां पर ब्रीदिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस एपरेटस का। सर फिर वो भी दो होता है सर, एक साबा सेट होता है, एक स्काबा सेट होता है। उसमें दो टाइप है SCBA में, जनरली ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। उसका पूरा स्टैंडर्ड है, आप देख लीजिए। वैसे तो मल्टीपल टाइप से ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट रहता है उसमें, ठीक है। तो जो मान लीजिए कि सिलेंडर है जिसमें प्रेशर भरा हुआ रहता है, उसमें भी दो टाइप है। जैसे कि 200 बार का एक रहता है, 300 बार का एक रहता है। जनरल जो जिसने फायर में काम किया उनको ज्यादा पता है। तो 30 मिनट का एक का कैपेसिटी रहता है, ड्यूरेशन रहता है, एक का 40 मिनट्स का रहता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो उस तरीके से उस सिचुएशन में उनको वो प्रेफर किया जाता है। आई होप आई एम राइट। कोई ओपन सर्किट क्लोज सर्किट स्काबा के बारे में डिस्कस करेगा प्लीज, MD रहमत जी। तो सर हमारा भी यही सवाल था, अभी पूछने वाले थे सर, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट करना है सर। हमें बता बताना है, दूंगा मैं। मुझे भी। यस सर, आपको बताऊंगा मैं। पोपट जी बोलिए। सर मेरा लास्ट वाला थोड़ा क्वेश्चन था ना, ऑप्शन में से जो ऑप्शन रहते हैं ना हाँ उसमें ना सर, हाँ DCP बोले तो फॉर्म क्या रहेगा सर, ड्राई केमिकल पाउडर ही होता है क्या? यस। अगर फायर एक्सटिंग्विशर के इसमें कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, DCP का मतलब ड्राई केमिकल पाउडर ही रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। यस। नाउ रहमत जी का क्वेश्चन था कि ओपन सर्किट क्लोज सर्किट में क्या डिफरेंट है। क्लोज सर्किट में क्या रहता है, देखिए कि आपके BS सेट के ऊपर ही आपका जो सिलेंडर रहता है फ्रेश एयर का, वो माउंट रहता है, राइट। और ओपन सर्किट में क्या किया जाता है कि आपको जनरली सप्लाइड एयर दी जाती है वहां पर। कन्फाइन स्पेस में जो लोग काम करते हैं वो भी वहां पर सप्लाइड एयर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी एक टाइप का यही है। तीसरा एक ये भी है कि जनरली फिल्टर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एयर को फिल्टर करके फिर उस एयर का भी आप यूज कर सकते हो। तो फिल्ट्रेशन के लिए कुछ यूज किया जाता है वहां पर। फिल्ट्रेशन का एक किट रहता है, माउंटेड रहता है आपके किट में ही, स्काबा सेट में ही। तो वहां से एयर क्या की जाती है, फिल्टर की जाती है, फिर आप उस एयर को इनहेल भी कर सकते हो। तो वो एक ओपन सर्किट टाइप का हो गया। क्लोज सर्किट में क्या रहता है कि पूरा जो फ्रेश एयर का जो सिलेंडर है वो आपके पीठ के ऊपर या उस सेट के ऊपर माउंट रहता है, और उसका वॉल ओपन करते हैं इजीली आपको फ्रेश एयर मिल जाता है, ठीक है, आपके होस के थ्रू। तो सर एक सवाल जैसे, हाँ सर ये जो ओपन क्लोज सर्किट के बारे में बताएं सर, तो इसका मतलब जो स्काबा है वो एक क्लोज सर्किट है सर, जो पीछे में लगा क्लोज रहता है, माउंट सर्किट रहता है हमें। स्काबा स्काबा इज अ क्लोज सर्किट, और जनरली क्लोज सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और सर ये ओपन सर्किट जो है सर, ये ओपन सर्किट में बहुत सारे, एक स्काबा ट्रॉली होती है, बहुत सारे स्काबा लगे होते हैं पाइप के थ्रू, वो कंटिन्यू इनहेल्स करते हैं, तो सर उसको ये बोल सकते हैं सर, ओपन सर्किट बोल सकते हैं सर?
आ, नहीं, एक्चुअली क्या रहता है कि वहां पर आप बोलते हो कि स्काबा का रिफिलिंग का ट्रॉली कह रहे हो ना आप, तो वो एक मैनिफोल्ड की तरह काम करता है जनरली। स्काबा का सिलेंडर जो रहता है फायर डिपार्टमेंट के पास, उसकी बात कर रहे हो रिप्लेसमेंट के लिए? हाँ यस सर, उसमें हाँ बहुत सारे स्काबा लगे होते हैं एक ट्रॉली में, और उसका एक हाँ एक होस्ट रहता है जो जो काम जैसे S2S वगैरह जगह पे काम कर रहे हैं, तो फ्रेश एयर के लिए उसको पहनाया जाता है कि वहाँ का हाँ, एक्सपोजर ना। वो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है। ओके सर। यस। नेक्स्ट है, जैसे कि ऑफ साइट इमरजेंसी में साइट का मेन कंट्रोलर कौन रहेगा? अब यहाँ पर सुन लीजिए ध्यान से, ऑफ साइट इमरजेंसी में साइट मेन कंट्रोलर कौन रहेगा? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पुलिस ऑफिसर, उसके बाद ग्राम सेवक, तीसरे फायर स्टेशन के इंचार्ज, नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर। यस, वेरी गुड। डिस्ट्रिक्ट क्यों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर। कलेक्टर? क्यों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्यों? सर ऑफ साइट जो इमरजेंसी प्लान होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट से अलोंग बनाया जाता है सर। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाती है, जिनके चीफ वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहते। वेरी गुड, इसलिए वही रहेंगे। तो इस तरीके से यार बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हर एक फ्लोर पर एक ड्राइंग दी जाती है, प्लान दिया जाता है बिल्डिंग का। उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया जाता है बिल्डिंग प्लान, फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान, ठीक है, फिर प्रोसेस प्लान, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान। तो इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। तो उसमें से क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? फायर इवैक्यूएशन प्लान रहेगा सर। यस, सिंपल। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि कौन से आईएसओ में इमरजेंसी प्लान का मेंशन है? आईएसओ 9001, 14001 या फिर 45,001, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कौन से आईएसओ में ये मेंशन किया गया है, इसका आंसर देना। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का मेंशन कौन से आईएसओ में दिया गया है? आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, 14 मतलब 14001, और आईएसओ 45,001, इसमें से कौन से आईएसओ में मेंशन है? मॉक ड्रिल का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? साल में एक बार, 2 साल में एक बार, हर 6 महीने में? तो ऐसा सवाल पूछा जाता है। उसके बाद ऑन साइट इमरजेंसी प्लान कौन से सेक्शन में मेंशन है, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, फिर अगर रास्ते पर कोई फ्लेमेबल गैस का या फिर फ्लेमेबल केमिकल का टैंकर वगैरह पलटी होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, तो फिर वहां पर ट्रैफिक कौन कंट्रोल करेगा? ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑन हाईवे, पुलिस, फायर वाले, या ग्राम पंचायत के सरपंच, कौन करेंगे वो? वहां पर पूछा गया था। ठीक है, तो जनरली ट्रैफिक पुलिस जो रहता है वही वहां पर ट्रैफिक को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। मैंने आपको कहा कि बहुत